मदर ऑफ ऑल डील्स तो हो गया है, अब यूएस के साथ एक ट्रेड डील हो जाए तो हम तो कहेंगे डैडी ऑफ ऑल डील्स, वो भी होगा जल्दी, वी एक्सपेक्ट। डिफेंस है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, फिनटेक है, रिन्यूएबल एनर्जी है। हम आज चिप भी बना रहे हैं और शिप भी बना रहे हैं। बीजेपी का टॉप 3 फोकस क्या है इस बजट के लिए, स्पेशली फॉर कैपेक्स बूस्ट या फिर एमएसएमईज के लिए? इंडिविजुअल टैक्स को भी हमने 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया है। कॉर्पोरेट टैक्स को 25% के ऊपर ले आए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव। इनडायरेक्ट टैक्स कम है, कॉर्पोरेट टैक्स कम है, इंडिविजुअल टैक्स कम है, फिर भी रिसोर्सेज सरकार के बढ़ रहे हैं क्योंकि फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हो रहा है, कंप्लायंस बेटर हो रहा है, लीकेजेस खत्म हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने काफ़ी एलिगेशंस लगाया है कि they claim कि they get no central funds even during the budget. More than 7% of the center fund is going devolving to West Bengal. West Bengal की जो population that is also 7% of the national. तो 7% की population उनकी है, उससे ज़्यादा फंड सेंटर से उनको डायरेक्ट डिवोल्यूशन हो रहा है। बाहर जाके राहुल गांधी अंडरमाइन करते हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF, सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट है, जल्दी 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी, और वो कह रहे हैं डेड इकोनॉमी है। आपका बेस्ट बॉलीवुड डायलॉग आपके हिसाब से क्या है? बेस्ट डायलॉग तेरा क्या होगा कालिया। मैं तो राहुल गांधी और ममता से पूछना चाहता हूँ कि तेरा क्या होगा कालिया, यूं ही चलते रहोगे। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। ही इज द नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी हु इज फोकसिंग ऑन द इकोनॉमी। हेलो सर। नमस्कार Sir, before we get into the pre-budget mode and we ask you questions on FTA with the EU, मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग सा बात पता चला है जो मैंने कल बहुत रिसर्च किया तो पता चला कि आप 13 साल की उम्र में 3 महीना के लिए जेल में थे। आपका बचपन कैसा था सर, और ये जो एक्सपीरियंस था वो मस्ट बी ट्रॉमेटिक, बट अगर उस बारे में थोड़ा बात करें तो? नहीं, वो फॉर्मेटिव एज थी। मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था, 13 साल की उम्र थी, और हरदम मुझे, क्योंकि मेरा पारिवारिक परिदृश्य सामाजिक रूप से जागरूकता के साथ काम करने का रहा है, मेरे पिताजी और माताजी और जो लोग संघ परिवार से जुड़े हुए लोग हमारे घर आते थे, तो एक तरीके के राष्ट्रवादी भाव मेरे जीवन में बचपन से था, और प्रजातांत्रिक मूल्यों के ऊपर भी प्रतिबद्धता पूरी तरह से थी। और जब इमरजेंसी लगी और ऐसा माहौल हुआ कि सब जगह डर का एक माहौल था और बोलने की स्वतंत्रता ख़त्म हो गई, फंडामेंटल राइट्स सब सस्पेंड कर दिए गए, और ऐसा लगा कि देश का प्रजातांत्रिक माहौल पूरी तरह से अंधकारमय है, तो इसके प्रति आवाज़ उठाना चाहिए। तो जितने भी लीडर्स थे अपोजिशन पार्टी के, पॉलिटिकली जो एक्टिव थे, उन सब लोगों को तो जेल में डाल दिया था। तो फिर कुछ नए लोगों को आगे जो बढ़ के इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए। तो इसलिए ये सोचा गया कि इसके प्रति आपातकाल के विरुद्ध सत्याग्रह किया जाए। तो मैंने सत्याग्रह किया। 19 नवंबर 1975 को यह सत्याग्रह हुआ था, और उसमें इंदिरा गांधी का जन्मदिन था, और नेशनल स्टेडियम इंडिया गेट के पास एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें राष्ट्रपति, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति उपस्थित थे, और बच्चों को, पूरे स्कूलों से बच्चों को लेके आए थे बहुत सारे, और फॉरेन डिग्निटरीज, मीडिया को भी वहाँ बुलाया गया था, और एक ये बताने का प्रयास था सरकार का कि सब कुछ ठीक है, इंडियन पीपल हैव एक्सेप्टेड द emergency and they are not, and there is no voice against Indira Gandhi's dictatorship। ये कुछ माहौल बनाने के लिए वो कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो वहाँ पे प्लान करके हम लोगों ने सत्याग्रह किया, और वहाँ पे पर्चे बांटे और उसमें नारे लगाए इंदिरा गांधी के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ। तो हमें अरेस्ट कर लिया गया। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल उस समय वो एक धारा लगा के उसके अंदर अरेस्ट कर दिया, और फिर मुझे चिल्ड्रन जेल में अंबेडकर स्टेडियम के पीछे था, तो वहाँ पे 3 महीने तक
रखा। फिर कई लोगों से जो आप उसके बाद जब जेल से छूट के आए तो नेशनल लेवल पे बहुत सारे लीडर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ और लोगों को ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। कई प्रोग्राम्स में मुझे बुलाया भी गया कि इतनी हिम्मत दिखाई है। तो बीबीसी ने भी उस वक्त मेरी स्टोरी चलाई थी उस समय। तो मुझे लगा उस वो फॉर्मेटिव स्टेज में जो मेरे जीवन के राजनीतिक मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, नेशनलिस्ट फीलिंग है, उनको बहुत मैच्योर क्लैरिटी लाने का भी काम किया। तो मैं तो उसको खराब एपिसोड नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ कि उसने मेरे अंदर एक देश के लिए कुछ करने का जज्बा भी जगाया और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी लेके आए कि देश को हमें कहाँ किस दिशा में ले जाना है। राइट। सो सर, फ्रॉम बीइंग इन जेल एट द एज ऑफ 13, वहाँ से जो वो ट्रांजिशन हुआ, यू हैव स्टडीड लॉ, यू आर अ CA, यू हैव डन मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। तो अभी जो प्री बजट का जो माहौल है, इंडिया हैज़ डन द FTA डील विथ EU, 99% import tax cuts, huge. What's your view on that? देखिए, जब मैं राजनीति में लगभग सन 2000 में मैं राजनीति में आया, मैं लिखता था तो जना कृष्णमूर्ति उस वक्त प्रेसिडेंट थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और कहा कि आप लिखते हो, तुम काफ़ी लिखते हो अखबारों में, काफ़ी अखबार में आर्टिकल छपते थे, तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा मैं क्या कर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ मी फॉर ज्वाइनिंग बीजेपी। तो उन्होंने कहा कि आई थिंक वी हैव ए इंटेलेक्चुअल सेल जो वीक में एक बार मिलते हैं और दे डिस्कस ऑन पॉलिसी इश्यूज अबाउट वेरियस इश्यूज इन द करेंट टाइम एंड वॉट एवर एज ए थिंक टैंक वी आर वर्किंग ऑन दैट, तो यू ज्वाइन दैट। आई केम इन कंटेक्ट विथ श्री अरुण जेटली जी। तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होने के कारण मुझे इकोनॉमिक्स के इश्यूज पे ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और फिर फाइनली मुझे लगा, एक समय मुझे लगा कि अल्टीमेटली गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें एक समय था जब भारत लगभग 200 साल, ये लगभग अंग्रेज़ों का 200 साल, उसके पहले 800 साल की गुलामी के पहले, इवन इन 18th century we were controlling almost 25% of global GDP and 27% ट्रेड का हम कंट्रोल करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी डाउन टर्न पे चली गई। 1947 में मात्र 2% की हमने ग्लोबल GDP में कंट्रीब्यूशन रह गया और हम लोग भूखमरी, इल एजुकेशन और आपस के कॉन्फ्लिक्ट, इन सब में फंस गए। तो हमें आर्थिक रूप से फिर से महाशक्ति बनना आवश्यक है अगर हम भारत को मजबूत देखना चाहते हैं। इस थॉट को लेके मैं इकोनॉमिक इश्यूज के लिए काम करना शुरू करने लगा। भारत की आर्थिक रूप से मजबूती के लिए मैं लिखने लगा, काम करने लगा। तो मुझे इकोनॉमिक सेल का हेड भी बनाया, इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन ग्रुप का भी हेड बनाया, स्पोक्स पर्सन बनाया इकोनॉमिक इश्यूज के साथ। तो इसलिए आजकल मेरा फोकस इकोनॉमिक इश्यूज पे ज़्यादा है। और अगर आप 2014 से देखेंगे, मोदी जी का जो पूरा फोकस है हमारी सरकार का है इकोनॉमिक इश्यूज, यानी साइज ऑफ द केक मैटर्स। अगर हम वी आर कंसिडर्ड राइट टू द सेंटर, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टीज के थॉट से अलग हैं और हम मान के चलते हैं मोदी जी के अंदर कि साइज ऑफ द केक मैटर्स। अगर हमारी GDP ग्रो करेगी और एफिशिएंसी लेके आएंगे सर्विस डिलीवरी में, व सोशल वेलफेयर स्कीम्स में, करप्शंस को ख़त्म करेंगे, लीकेजेस को कम करेंगे, तो हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। तो इन साइज ऑफ द GDP, इकोनॉमिक ग्रोथ और उसके डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी ध्यान में रखना हमारे फोकस के एरिया में था। और उसके लिए हमें आर्थिक संपन्नता के लिए हमें जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश की कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए ग्लोबल और रीजनल सप्लाई चेन के साथ हमारे MSME सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अलाइन करना ज़रूरी है। उसके लिए हमने ये माना कि जो हमारे से इकोनॉमी में आगे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, खासकर UK, यूरोप, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, UAE, जिनकी इकोनॉमी साइज़ हमसे बड़ा है, उन लोगों के साथ हमारे अगर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं और हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उनकी सप्लाई चेन के साथ जुड़ती है,
तो हमारी इकोनॉमी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा। इसीलिए हमने 2014 के बाद खासकर ये 8वां FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, हमने फोकस किया उन कंट्रीज़ के साथ जिनकी इकोनॉमी साइज़ हमसे बड़ी थी और हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उनके साथ सप्लाई चेन में इंटीग्रेट होने के कारण स्ट्रेंथ मिलेगी। तो हमने ओमन, UAE के साथ किया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, हमने उसके बाद UK के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, मॉरिशस के साथ किया। अब ये जो आपने अभी पूछा कि ये जो यूरोप के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया और यह 27 कंट्रीज़ का ग्रुप है। yes. और यह 25 बिलियन 25% ऑफ द ग्लोबल GDP का यह सेगमेंट है। उनके साथ हमने अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है मोदी जी के नेतृत्व में, पीयूष जी के मेहनत से, और उसके साथ ऑलमोस्ट 200 बिलियन 200 करोड़ लोगों की ये इकॉनमी का पूरा सेटअप है जिसको इंटीग्रेट किया। तो यह इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहते हैं कि 25% की जो GDP ग्रोथ, GDP का साइज है वर्ल्ड का, उनका आपस में जब इंटीग्रेटेड इकोनॉमी के रूप में रोड मैप बनेगा तो दोनों सेगमेंट्स को फायदा होगा। सर, ऑन ए लाइटर नोट, अब मदर ऑफ ऑल डील्स तो हो गया है, अब US के साथ एक ट्रेड डील हो जाए तो वो आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए US बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है, उसके साथ हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि लोग हमसे बोलते हैं कि पूछ रहे थे ऑन द लाइटर नोट, जैसे आपने पूछा ये मदर ऑफ ऑल डील्स है, तो वो US के साथ होगा तो उसे क्या कहेंगे? तो हम तो कहेंगे डैडी ऑफ ऑल डील्स, वो भी होगा जल्दी। वी एक्सपेक्ट दैट वी विल हैव ए गुड डील विथ US ऑल्सो। हमारे जेनजी व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आएगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये डैडी ऑफ ऑल डील्स। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो व्यू है, जो विजन है उनका कि विकसित भारत बाय 2047, क्या ये हो पाएगा बाय 2047 या फिर उससे पहले? नहीं, देखिए, विकसित भारत हमारा लक्ष्य है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्होंने अमृत काल की बात भी की है। 25 साल जो है हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे तो हो नहीं सकता कि हम लक्ष्य लेके चल दें और उसके लिए काम ना करें तो हम उस पर पहुंच जाएंगे। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अमृत काल में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मोदी जी ने और हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया। आज 300 से ऊपर स्टार्टअप हैं केवल स्पेस टेक्नोलॉजी में। एक समय था जो स्टार्टअप जो थे 200-300 स्टार्टअप थे 2014 में, आज 1,70,000 स्टार्टअप हैं वेरियस एरियाज में भारत में। फिर अभी शांति बिल लेके आए, पिछले बजट अनाउंस किया है उसमें, पिछले सेशन में, उसके अंदर न्यूक्लियर पावर, क्योंकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम फॉसिल फ्यूल वगैरह क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और एनर्जी बहुत ज़रूरी है किसी भी देश की मजबूती के लिए। तो हमारी डिपेंडेंस फॉरेन कंट्रीज़ पे है। तो हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन, हमने रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड एनर्जी पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट आगे किया तो है ही। शांति बिल के माध्यम से न्यूक्लियर, स्मॉल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया। इमेंस अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। यंग जनरेशन, आप जेन जी की बात करें, यंग जनरेशन में कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाता हूँ, वो देखता हूँ, दे आर सो मच एंथुजियास्टिक अबाउट अपॉर्चुनिटीज बीइंग क्रिएटेड इन एरियाज वेयर दे कैन implement, think of new ideas, implement them, go for PSUs or government department of various schemes and implement them and get assured market for them. तो इन सब चीज़ों में वो लोग आगे आके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस वर्कआउट कर रहे हैं। उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडिंग का मैकेनिज़्म भी बनाया हुआ है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आप एक ही सेक्टर में बताऊंगा कि हमारे आज से 3-4 साल पहले तक लगभग हमारी डिफेंस की रिक्वायरमेंट 90% वी वर इम्पोर्टिंग। लास्ट ईयर मोर देन 68% ऑफ आवर डिफेंस रिक्वायरमेंट वर डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड। तो डिफेंस है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, फिनटेक है, न्यूक्लियर वो एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है,
हम आज चिप भी बना रहे हैं और शिप भी बना रहे हैं। चिप में सेमीकंडक्टर्स बना के आज बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल पे यूएस ने अभी अनाउंस किया है कि जो चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उन्होंने एक सेगमेंट बनाया, जो कंट्रीज़ है उसमें 3 ही कंट्रीज़ हैं, दे हैव सेड दैट वी विल इंक्लूड नाउ इंडिया। तो चिप भी बनाएंगे, शिप भी बनाएंगे, डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगे, न्यूक्लियर एनर्जी में काम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में काम करेंगे और फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करेंगे। ये सारे, और फार्मा में तो हम ऑलरेडी लीडर हैं। वैक्सीन, वी आर द वैक्सीन हेड सप्लायर फॉर द ग्लोबल कंट्रीज। फार्मा में हमारे पास जेनरिक मेडिसिन का बहुत बड़ा ऑलमोस्ट 70% ऑफ द मार्केट शेयर वी आर हैविंग। तो इंडिया में इमेंस पोटेंशियलिटीज़ है। डेमोग्राफिक जो डिविडेंड हम बात करते हैं, हम ये भी जानते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड एक लिमिटेड पीरियड के लिए रहता है। वी मे हैव टू गेट रिच बिफोर वी गेट ओल्ड, ये हम कहते हैं। So Europe is currently obviously diversifying beyond China. क्या आपको लगता है कि इंडिया कैन बी द अल्टरनेटिव? देखिए, एक आपको आपने अच्छा प्रश्न किया श्रुति जी। एक चीज़ मैं आपके सामने बोलना भी चाहता हूँ। यूरोप ने इंपीरियलिज्म के हिसाब से बहुत विश्व के कई देशों पे कॉलोनाइज करके उनके ऊपर राज किया, उनके रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करके उन्होंने अपनी कंट्री की इकोनॉमी को और अपने देश को बहुत मजबूत बनाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब ये उसके बाद पीछे की अगर 100-150 साल की हिस्ट्री आप देखें तो व्हाट दे डिड, उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी दे आउटसोर्स टू यूएस। हाँ, कि यूएस विल टेक केयर ऑफ आवर डिफेंस, नेटो होगा, ये होगा, सब होगा। उन्होंने दे आउटसोर्स देयर डिफेंस टू यूएस, दे आउटसोर्स देयर मैन्युफैक्चरिंग टू चाइना, एंड दे आउटसोर्स देयर एनर्जी सिक्योरिटी टू रशिया। और वो सोच रहे थे कि हम आराम से अपना जीवन बिताएंगे, कुछ हमें करना नहीं है। तो वहाँ पे एक तरीके का वो ऐसा वो सिचुएशन आ गई, और नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि भाई ये चीज़ें हमें अपने आप अपने दम पे करना पड़ेगा, नहीं तो वी विल बी इन ए वेरी बैड शेप। और उन्हें लगता है कि जिसको चाइना +1 भी कहते हैं, कि मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल इंडिया के पास है, उसके साथ हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो चाइना +1 रिस्क डाइवर्जन स्ट्रेटजी कम होगी। और दे ऑल्सो वांट कि एक ऑल्टरनेटिव उनका अलायंस फॉर सिक्योरिटी एवरीथिंग। तो दे आर इन्वेस्टिंग हैवीली इनटू आवर डिफेंस इंडस्ट्री ऑल्सो, दे आर प्लानिंग। स्विट्ज़रलैंड वगैरह जो है, they have committed huge amount, almost 9 lakh crore of this FDI to be invested into India in coming 2-3 years. So what they want to, we will have lot of capital flows, capital formation भी होगा। तो ये जो सिचुएशन है उसको एक तरीके से जियोपॉलिटिकल चैलेंज है। देखिए, ग्लोबल चैलेंजेस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर world is turning into protectionism, so we have to deal with it. World is disrupting the supply chain, it's a big challenge. We cannot define ये जो geopolitical conflicts हो रहे हैं, चाहे यूक्रेन रशिया है या इज़राइल का इधर हमास के साथ हो रहा है, और ईरान, और इस तरह के ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रहे हैं, ये भी एक डिसरप्ट कर रहे हैं पूरी सप्लाई चेन को, सब चीज़ों को। तो इन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वी हैव टू नेविगेट एंड स्ट्रेंथन आवर जो पोटेंशियल है उसको स्ट्रेंथन करके वी हैव टू नेविगेट थ्रू दिस टर्बुलेंट टाइम्स, और इट विल ओनली बी पॉसिबल व्हेन वी स्ट्रेंथन आवर ओन। वी डू नॉट डिपेंड ऑन इंटरनेशनल सपोर्ट, ओनली वी डेवलप आवर ओन स्ट्रेंथ। तो यही पूरी पॉलिसी। अब आते हैं स्टेट इलेक्शंस का, बात करते हैं सर। हाउ डज ये जो FTA का जो टाइमिंग जो है वो अलाइन हो गया जस्ट बिफोर द स्टेट इलेक्शंस, तो इसमें क्या हम कोई भारतीय जनता पार्टी का इकोनॉमिक नैरेटिव कोई सेट करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा था गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स, दैट इज आवर बेसिक पॉलिसी, एंड वी डू नॉट make economic policy based on political consideration alone. Though we are getting benefit of our
economic policies and the growth in the economy. मैंने कहा size of the cake does matter. उसके बगैर तो you end up distributing poverty only. If you don't have the economic resources for the benefit of the common man, what you will give them? Yes. Nothing you cannot give. So you need the size of the GDP should grow, size of the economy should grow, resources with the government should grow. If that grows, then you have the capacity to go for welfare scheme, benefit scheme, support industries, support credit formations, etc. So this is very important thing. So economic growth is our main focus, and for economic growth, decisions are not only politically motivated, because when the Prime Minister said there were certain issues where we faced challenges when we went on to reforms in our economy, in our country. West has developed good economic situation. Gujarat, Maharashtra, even South has done good thing on the economy. But certain states have lagged behind, like Bihar, Bengal, even Eastern UP, Jharkhand, Chhattisgarh. So we always focus on states where they need bigger support from the government, and if they grow, the whole economy will grow. There will be larger potential for economy to grow because they are lag behind in the economic growth. So these are the consideration that there should be equity in the growth in the state, and we should not have political compulsions alone. Whatever welfare schemes we announce, we make it we make it important that we implement them. We do not go for false promises, as opposition has done in Karnataka. They promised so many things, and the Deputy CM, DK Shiv Kumar himself said that we don't have resources to fulfill our promises which we made in the Karnataka state election. Congress made promises in Himachal. The economy went to such a bad situation that they could not even give salaries to their employees. Mm-hmm. We have seen West Bengal. What is the health of the economy in West Bengal? Mamata Banerjee is not doing anything for industrialization. Even there is large scale corruption in every welfare scheme that she is implementing. Mm-hmm. So whatever policies we make, first thing is that whatever we announce in the election, we make it our commitment to implement them. We also look into the resources that will require to fulfill those promises. And if we promise something for West Bengal, particularly, or Kerala or Tamil Nadu or Assam in this budget, etc., before the election, whatever the government announces, we will ensure that we have ample resources to implement them. Sure. We will not just announce and then say कि इसके लिए तो हमारे पास resource ही नहीं है. तो budget will surely take care of states which need more support. State, whatever we announce, there are ample provisions for them. That is the way we will work for. सर मेरे पास आपके लिए बजट के बारे में 2-3 क्वेश्चंस थे, लेकिन क्योंकि आपने अभी ममता बनर्जी का बात किया, कर्नाटक का बात किया, तृणमूल कांग्रेस ने काफ़ी एलिगेशंस लगाया है कि दे क्लेम कि दे गेट नो सेंट्रल फंड्स इवन ड्यूरिंग द बजट. आपको क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैं तो आपको फिगर्स, बिकॉज आई लुक आफ्टर इकोनॉमिक्स, उनको 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर सेंटर द फाइनेंस कमीशन डिसाइड्स हाउ मच फंड विल बी डिवॉल्व्ड टू द स्टेट फ्रॉम द सेंटर. More than 7% of the center fund is devolving to West Bengal, is being devolved to the West Bengal, and West Bengal is the third largest state which is getting this much of fund. Highest goes to UP, Bihar, and third is West Bengal. अगर उनको फिर भी उसके बारे में क्वेश्चन है तो उन्हें सोचना चाहिए. और वेस्ट बंगाल की जो पॉपुलेशन, दैट इज ऑल्सो 7% ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन. तो 7% की पॉपुलेशन उनकी है, उससे ज़्यादा फंड सेंटर से उनको डायरेक्ट डिवोल्यूशन हो रहा है. और ये तो एक नॉर्मल फंड है. उसके अलावा सेंटर की जो कई सौ स्कीम्स हैं
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, जल हर घर जल, स्वच्छ भारत मिशन, ये जो अलग अलग फ्लैगशिप स्कीम्स हैं सेंटर की, विच आर पर्टिकुलरली स्कीम बेस्ड फंड आर एलोकेटेड, वो भी अगर स्टेट अगर परफॉर्म करता है तो उनको मिलता है। दैट इज़ इन एडिशन टू नॉर्मल डिवोल्यूशन। डायरेक्ट स्कीम्स के अंदर बहुत सारे फंड हैं, डिवोल्यूशन के अंदर फंड्स हैं, और फिर उसके बाद जो बोरोइंग की भी परमिशन अलाउड है। उनका जितना उनका एक्सपेंडिचर है उससे ज़्यादा जो वेस्ट बंगाल का जितना एक्सपेंडिचर है उससे ज़्यादा तो उन्हें सेंटर से मिल रहा है। तो उन्हें उस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए कि सेंटर इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अगर वो परफॉर्म नहीं करते किसी स्कीम में तो कई सारी स्कीम्स परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं कि आप जितना आपको फंड दिया, you give the utilization certificate, then the next tranche will come. They are not ready to give utilization certificate many things. We have seen this in Karnataka also. We have seen this, ये बहुत ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में कि वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते। दूसरा, हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की तरफ जाते हैं कि हम चाहते हैं कि जब कोई स्कीम हो सरकार की तो सीधे बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जाए, सो दैट एक तो लीकेजेस नहीं हो, करप्शन का कोई एंगल नहीं हो, उसको भाग दौड़ करके इधर उधर करके इधर धक्के खाने नहीं पड़ेंगे बेनिफिशियरी को। वो डेटा ही नहीं सप्लाई करते। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में वो बैंक अकाउंट को आधार से लिंक बैंक अकाउंट देने को तैयार नहीं है। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। अपने आप करते नहीं है, और वह एक क्राई फाउल कहते हैं ना फुटबॉल गेम कि वो पहले से ही शोर मचाना शुरू कर दो, पहले आओ कि क्राई फाउल की में ये बात है, और अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दो, और अपनी जो इनएफिशिएंसी है, नॉन परफॉर्मेंस को आप दूसरों के ऊपर डालने का प्रयास करो। राइट सर, हम तो स्कीम्स के बारे में बात किए, बंगाल इकोनॉमी के बारे में बात किए। अब जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चित है, SIR के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी बोलते हैं कि ये तो एक तरह का हैरासमेंट है। उस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि जो ममता बनर्जी प्लेटर पे रख के देश पश्चिम बंगाल को विदेशी लोगों के हाथ में देना चाहती थी, उसको रोकने का काम SIR के अंदर हुआ है। जिस तरह से 24 परगना और वहाँ पश्चिम बंगाल में जिस तरह घुसपैठिए आ रहे थे, इवन उन्होंने बॉर्डर फेंसिंग के लिए ज़मीन एलोकेट करने के को भी नहीं तैयार है। क्यों नहीं है? आप बांग्लादेश की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हर समय पे हर सरकार ने इस बात को माना है कि जो इन्फिल्ट्रेशन है वो देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो उसकी फेंसिंग के लिए जो बॉर्डर बीच में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच के बॉर्डर में उसकी ज़मीन BISF को और वो उनको देने को तैयार नहीं है। फेंसिंग करने के लिए ज़मीन नहीं देने को तैयार है। उन लोगों के फेक आधार कार्ड बनवाना, उनके वोटर कार्ड बनवाना और ये सब काम करके अपने वोट बैंक बना देना, फिर कम्युनल पॉलिटिक्स के कार्ड खेलना, ये सारा काम वो कर रहे थे। और उसको रोकने के लिए अगर इलेक्शन कमीशन ने एक ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम लेके आए हैं, और वो तो उसकी जिम्मेदारी है, इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशनली कि जो सिटीज़न होगा वही वोट दे सकता है। श्योर। सो हमें पता है, हम बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे पास और 2 क्वेश्चंस हैं जो कि ऑपोजिशन का एलिगेशंस है। सो बिफोर वी मूव इनटू प्री बजट डिस्कशन, और एक छोटा सा क्लेम ये है कि बीजेपी बंगाली माइग्रेंट्स को प्रोफाइल कर रहे हैं अलग स्टेट्स में, तो इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के पास इस तरह का कोई प्रूफ है तो हमें बताएं। हम तो राष्ट्र एक देश की बात करते हैं, और जो किसी भी तरह से डिविजिव लेवल पे, स्टेट की डिविजिव लेवल की राजनीति करने में हमारा विश्वास नहीं है। हमारा जो नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट है उसी के कारण जनता हमें अपना समर्थन देती है, और एक के बाद एक इलेक्शन भी हम जीत रहे हैं क्योंकि हम डिलीवर कर रहे हैं ना। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में विच इज़ द चेकिंग पॉइंट, इट इज़ पीपल्स रिस्पॉन्स, पीपल सपोर्ट
and we are winning one election after election, and we are increasing our vote share, we are increasing the confidence of the people in our leadership, particularly Modi ji. So that is, people are appreciating our policies, our delivery mechanism, our global outreach, our welfare schemes, सब चीज़ों में. तो स्टेट की डिविजिव पॉलिटिक्स हम करते भी नहीं. वी आर द पैन इंडिया पार्टी. हमें तो बंगाल का भी, पश्चिम बंगाल का भी सपोर्ट चाहिए, केरला का भी चाहिए, तमिलनाडु का भी चाहिए, कर्नाटक का भी चाहिए, आसाम का भी चाहिए, महाराष्ट्र का भी, गुजरात का, उत्तर प्रदेश का. सभी तो हमारे लोग हैं जहां हम अपनी रूलिंग लेवल पे आके काम करना चाहते हैं. अनदर वेरी रिसेंट कंट्रोवर्सी जिसके बारे में ऑपोजिशन एलिगेशन कर रहा है पद्मा अवार्ड्स के बारे में कि 37 ऑफ देम वर गिवन टू ऑल इलेक्शन बाउंड स्टेट्स से वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु. इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, ये मैंने भी सुना था, सोशल मीडिया पे कुछ चलाने की कोशिश की कांग्रेस ने और उनके अपोजिशन के और भी लोगों ने कि आपने पोल बाउंड एरिया में फोकस ज़्यादा किया है. मैं कह रहा हूँ इसको इस तरह से नहीं देखने के बजाय ये देखना चाहिए कि किन लोगों को पद्म अवार्ड मिले हैं. और अगर पद्म अवार्ड केरला, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लोगों को ज़्यादा मिले हैं, और तो उन लोगों को वो डिज़र्व करते हैं कि नहीं. हमने तो अपोजिशन के लोगों को भी दिया है. केरला में कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर हैं उनको भी दिया है. तो पार्टी के एलिगेशन नहीं है. उन लोगों को इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे तो आर्ट में दिया है, पब्लिक डिलीवरी, पब्लिक सर्विसेज के लिए दिया है, और हेल्थ में काम करने के लिए दिया है, एजुकेशन में दिया है. तो अगर उन लोगों को वो डिज़र्व करते हैं, अगर आप एग्री करते हैं, या तो आप इंडिविजुअल आइए कि दिस पर्सन डिड नॉट डिजर्व, आपने इसको पद्म भूषण या पद्म विभूषण या पद्मश्री क्यों दिया है, तो हम उसका आंसर करेंगे, करना भी चाहिए. लेकिन जब आप मैं अपोजिशन के लीडर से बात के बताओ, मैं डिबेट में था, उन्होंने बोला, मैंने कहा बताओ ये 15 लोग नाम है जिनको पद्म विभूषण और पद्मश्री इन स्टेट्स में दिए, वो लिस्ट भी लाया था मैं. इनमें से आप बताओ कौन डिजर्व नहीं करता. बोला ये तो डिजर्व करता. मैंने कहा फिर तो आप, यू आर मोर आंसरेबल. आपने इतने साल डिजर्विंग पर्सन्स को क्यों नहीं दिया? संडे को बजट है और पूरा देश, इनफैक्ट आई थिंक द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग इंडिया की बजट का क्या एक्सपेक्टेशंस है. मेरा सवाल बहुत सिंपल है. बीजेपी का टॉप 3 फोकस क्या है इस बजट के लिए, स्पेशली फॉर कैपेक्स बूस्ट या फिर एमएसएमईज के लिए, अगर आप थोड़ा बहुत उसमें. देखिए, मैंने बताया भी था कि जो बीच का गैप इकोनॉमिक ग्रोथ में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ नहीं हुआ और सर्विसेज और एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर सर्विसेज सेक्टर पे ग्रोथ चली गई. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. एम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिग चैलेंज, आई थिंक बिगेस्ट चैलेंज इन द कंट्री. इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग के अंतर्गत, और उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी. अगर एक्सप्रेसवेज बनेंगे, डिफेंस कॉरिडोर बनेंगे, एयरवेज बनेंगे, सागर वाटरवेज बनेंगे, तो ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कम होगी. तो और पीछे 10 साल में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार ने बहुत एक्सपेंडिचर किया. लगभग 11 लाख करोड़ का एनुअल एक्सपेंडिचर पिछले 3-4 साल से किया है, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर हम बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखते हैं. उसके 2 फायदे होते हैं, ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, लॉजिस्टिक कॉस्ट, और साथ में वो डिमांड भी क्रिएट करती है. अगर आपके रोड बन रहे हैं तो सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सभी चीज़ों, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इन सब का भी बहुत बड़ा योगदान होगा. तो गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. जो उनका हमारा फोकस है वो रहेगा. लेकिन फिस्कल डेफिसिट भी एक चैलेंज रहता है, जो कि अच्छा है कि हमारे रिसोर्स जनरेशन बढ़ते जा रहे हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स और बाकी चीज़ों में, क्योंकि बेटर कंप्लायंस एंड फॉर्मलाइजेशन हो रहा है. बट हम रिड्यूस कर रहे हैं टैक्स को. इंडिविजुअल टैक्स को भी हमने 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया है. कॉरपोरेट टैक्स को 25% के ऊपर ले आए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव लेवल पे ले आए. इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी के अंतर्गत, जब 2015-16 में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था, तब
अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी ने रिकमेंड किया था कि रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स जो होगा 15.5% का होगा जीएसटी के अंदर। उसके पहले 25 से 30% का इनडायरेक्ट टैक्स था। Yes. और उन्होंने कहा था कि जीएसटी इम्प्लीमेंट करके हम 15-15.5% का रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स के लेवल पे चले जाएंगे। अभी हम 10% से नीचे इनडायरेक्ट टैक्स को एवरेज पे ले आए, रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स को। इनडायरेक्ट टैक्स कम है, कॉर्पोरेट टैक्स कम है, इंडिविजुअल टैक्स कम है, फिर भी रिसोर्सेज सरकार के बढ़ रहे हैं क्योंकि फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हो रहा है, कंप्लायंस बेटर हो रहा है, लीकेजेस ख़त्म हो रहे हैं। तो और डिलीवरी मैकेनिज्म में अंदर भी लगभग 50 लाख करोड़ से ऊपर की वेरियस स्कीम में सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में ज़ीरो लीकेजेस के फंड ट्रांसफ़र करने में सफल हुए, जिसके कारण रूरल रिमोट एरियाज़ में जो है इकोनॉमिक में डिमांड भी काफ़ी बढ़ रही है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे और रिसोर्सेज के बढ़ाने के लिए अगर हमने एक्सपेंडिचर पूरा कंटिन्यू करना है तो कुछ नए मैकेनिज़्म, कुछ नए आयाम जिसको कहते हैं हमारे रिसोर्स जनरेशन के सरकार को देखने चाहिए। तो मुझे लगता है इकोनॉमिक सर्वे ने एक दो चीज़ें बहुत अच्छी इस बात पे उन्होंने पॉइंट आउट की है कि डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा एरिया है। सर, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया, स्टार्टिंग फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स टू ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेक्स, ऑफ कोर्स इलेक्शन। बिफोर आई लेट यू गो, मेरे पास कुछ फन सवाल है। विल हैव अ रैपिड फायर राउंड एंड जस्ट अ क्विक थिंग बिफोर वी स्टार्ट द रैपिड फायर। राहुल गांधी एंड कांग्रेस ने क्लेम किया है कि बीजेपी ने उन्हें इंसल्ट किया है कि रिपब्लिक डे में जो सीटिंग अरेंजमेंट्स थी वो सही नहीं थी। इसके बारे में आपको कुछ कहना है? नहीं, देखिए, ये उनके पास कोई देश के हित के मुद्दे तो है नहीं। उनके पास अपने केवल अपनी पार्टी में अपनी पोजीशन को बचाने के अलावा नॉन और ट्रिवियल इश्यूज को उठाने के अलावा उनका कोई काम नहीं है। देश को बाहर जाके राहुल गांधी अंडरमाइन करते हैं, विदेशी ताकतों के एजेंडा को आगे बढ़ाने की बातें करते हैं, उनके बयानों को लोग लेके ग्लोबल लेवल पे उनको उठाते हैं। हमारे जो कंट्रीज़ हैं विच आर नॉट कंड्यूसिव टू अस, चाइना, पाकिस्तान, राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स को कोट करके भारत को अंडरमाइन करने का प्रयास करते हैं। राहुल हमारी इकॉनमी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी, 4th लार्जेस्ट है, जल्दी 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी, और वो कह रहे हैं डेड इकोनॉमी है। तो वो ट्रिवियल इशू उठाना है। बिल्कुल प्रोटोकॉल के अनुसार नेशनल लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स, फिर उसके बाद उसी हिसाब से प्रोटोकॉल को फॉलो किया है। उसमें उनको उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से जो जनता ने उनको जिस पोजीशन पे रखा है उसी तरह से उनको स्थान दिया गया है, मुझे लगता है। ओके, तो यू रेडी फॉर द रैपिड फायर राउंड सर? यस। ठीक है, यू गेट अराउंड 3 to 5 सेकेंड्स। जो मन में है बोल दीजिए। हाँ, एकदम बोलना है ना, सोचना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फेवरेट इंडियन स्ट्रीट फूड? स्ट्रीट फूड तो सभी फेवरेट है, बट आई थिंक गोलगप्पा आपके हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं भी मैं भी शादी में जाता हूँ तो गोलगप्पे ही सबसे पहले खाता हूँ। ओह गॉड, यम्मी। और आपका मॉर्निंग रूटीन सीक्रेट क्या है? आई वॉक अ लॉट एंड सूर्य नमस्कार इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ ए वेरी एफिशिएंट एक्सरसाइज, तो मुझे लगता है सबको करना चाहिए। हजारों साल के मतलब जो देश की जो रिसर्च के बाद इस पूरे को कंपाइल किया गया। सूर्य नमस्कार इज बेस्ट। अ बुक दैट चेंज्ड योर लाइफ? ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, दैट हैज इंस्पायर्ड मी अ लॉट। Okay. If not politics, what would be your dream job? My current job is politics, and this is my dream job. Nice. I'm in the field which is my dream job. सर, आप मूवीज देखते हैं? हाँ। आपका बेस्ट बॉलीवुड डायलॉग आपके हिसाब से क्या है? बेस्ट डायलॉग तेरा क्या होगा कालिया। मैं तो राहुल गांधी और ममता से पूछना चाहता हूँ कि तेरा क्या होगा कालिया, यूं ही चलते रहोगे। फेवरेट क्रिकेट मोमेंट? वो तो 1983 का हमारा वर्ल्ड कप वाला है,
वो इट हैज़ क्रिएटेड अ बिग कॉन्फिडेंस इन द कंट्री। और वन ऐप जो आप सुबह भी देखते हैं, शाम को भी देखते हैं और रात को भी देखते हैं? ट्विटर है और लिंक्डइन भी देखते हैं। Okay. And according to you, which is the quickest Modi government achievement? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसने ना, इट इज़ द ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ इंडिया। G20 में इसको बहुत अप्रिशिएट किया, जिस तरह से वेलफेयर को डिफाइन कर दिया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने, जिस तरह से लीकेजेस और करप्शन को ख़त्म कर दिया, यह लैंडमार्क है। और जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम वाला कॉन्सेप्ट है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, कि हम सब लोग इसको फ्रीली पूरी कंट्रीज़ को, अफ्रीकन कंट्रीज़ हमारे साथ इतने जुड़ रहे हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ इसके कारण इतने जुड़ रहे हैं, दे आर अडॉप्टिंग दिस। तो दिस इज़ द थिंग विच आई कंसिडर द बिगेस्ट अचीवमेंट, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ तो है ही। श्योर। पद्मा अवार्ड्स, TMC's रियल ग्राइप, इसके बारे में क्या बोलना है? पद्मा अवार्ड्स जो अभी हुआ, वो जो उसके बारे में जो कंट्रोवर्सी, सो कॉल्ड कंट्रोवर्सी हुआ है, जो TMC ने भी बोला है, तो उसके बारे में आपको अपने गिरेबान में झांकिए और देखिए कि आपने क्यों देश के साथ भेदभाव किया। आपके हिसाब से राहुल गांधी का बेस्ट इकोनॉमिक आइडिया क्या है? मैं तो उसको हरदम याद करता हूँ कि वो जिस दिन आलू से सोना बना देंगे तो फिर कुछ करने की देश को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब लोग घर में आराम करें और राहुल गांधी की जय बोलें। वर्स्ट ऑपोजिशन इकोनॉमिक प्रपोजल? वर्स्ट और प्रॉमिस? वो तो दे हैव प्रॉमिस्ड द मून एंड डिलीवर्ड नथिंग। they have been promising moon but delivering nothing, therefore people have rejected them. One last question sir, अगर आपको कभी कॉर्नर कर दिया जाए और आपको पूछा जाए, फोर्स किया जाए कि तृणमूल कांग्रेस के बारे में कुछ एक अच्छा चीज़ बताए, तो आप क्या बताएंगे? किसके बारे में? TMC के बारे में मैं तो कहूँगा ममता जी की जो बात है कि उन्होंने अपनी, शी हैज़ dug her own political grave. She has secured her future. She has dug her own political grave. Okay, thank you so much, sir, for joining us today. We got a lot of insights. Apart from politics, इंडिया में क्या चल रहा है, हम कब विकसित भारत के तरफ what is the path, और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम जल्द बनेंगे, I hope. Trade deals, budget, of course elections, but wonderful conversation sir. It was very nice. So I will end it with एक दो लाइन हम हरदम बोलते हैं, एकदम। देशभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों को मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। It is the will of the people and it is the confidence and love, honor for the country that will make us great.